नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज का चौथा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 3 वीडियो नहीं देखे तो इसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत महत्व की वीडियो है। उसमें पहला वीडियो संविधान के विकास कर्म से संबंधित डिटेल में अध्ययन कराया गया है। दूसरे वीडियो में जो है संवैधानिक विकास से जितने MCQs बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उसे अध्ययन कराया गया है। तीसरा वीडियो जो है वो प्रस्तावना का डिटेल अध्ययन कराया गया है। और चौथा जो वीडियो है आज मैं जो लेकर आप लोगों के समक्ष अभी प्रस्तुत हुआ हूँ, ये प्रस्तावना खंड से जितने भी MCQs बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बिना समय को गवाते हुए। लेकिन आप लोगों से अनुरोध कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर अविलंब सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि इन प्रकार के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल को नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों के समक्ष जो है लाइव क्लास लेकर नहीं आ सकता। इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाऊंगा। साथ ही अगर आप लोगों को इस सभी वीडियो का PDF अगर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि IAS 20 को ज्वाइन करके वहां से आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहां इस तरह के सभी वीडियो की PDF तो मिलता ही, साथ में जो है हम प्रत्येक दिन करंट अफेयर का जो है वहाँ एनालिसिस के साथ वहाँ अध्ययन कराते हैं, उसका PDF आपको मिलेगा। और सिविल सर्विसेज और जनरल कंपटीशन से जितने भी संबंधित एग्जाम है सभी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे हम डालते हैं जो आपको वहाँ से मिलता रहेगा। तो इस सृष्टि IAS 20 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। और जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन A प्रस्तावना। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अर्थात भारत की प्रस्तावना किन शब्दों के साथ शुरू होती है, इनकी ये जो है बात कर रहा है और आपको उसे ढूंढना है। ऑप्शन A कहता है लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन B कहता है लोक गणराज्य, C कहता है हम भारत के लोग, और D कहता है लोक प्रभुसत्ता। और अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो इसे विदिन सेकेंड में आंसर दे देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, क्योंकि भारत का जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसलिए जो है भारत में संप्रभुता किसमें निहित है? भारत के जनता में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन A भाग 1 में, ऑप्शन B प्रस्तावना में, ऑप्शन C भाग 3 में और ऑप्शन D भाग 4 क में। लेकिन यहाँ जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन B प्रस्तावना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है भाग 1 जो है हमारे संविधान का ये भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। और भाग 4 क जो है वो मौलिक कर्तव्यों का जो है ये जिक्र करता है, जिसमें ओनली एक अनुच्छेद 51 है। ठीक है, और इसे जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? अभी अभी हमने जो पिछला प्रश्न है उसमें देखा था कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में, अर्थात ऑप्शन D। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन A भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन B भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन C भारत और इंडिया, ऑप्शन D हिंदुस्तान और भारतवर्ष। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो प्रस्तावना है ये कहता है कि भारत दैट इज इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत जो कि इंडिया है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अर्थात भारत को दो नामों से जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, भारत और इंडिया। याद रखिएगा, हिंदुस्तान शब्द का कहीं जिक्र हमारे संविधान में या हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। हिंदुस्तान जो है हिंदू जो समुदाय है उनसे जोड़ कर देखा जाता है और इसलिए इसको हिंदुस्तान कह दिया जाता है, लेकिन इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में दो नामों का जिक्र है, भारत और इंडिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। और आप सभी को इस बात में कतई जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने आपको चिक कर बताया था कितने बार, एक बार सिर्फ संशोधन किया गया है। कब किया गया है एक बार, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं आप, और तीसरा शब्द अखंडता। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे या किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे। अभी अभी मैंने बताया आपको ये कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए आज के सेशन का जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अभी तक आपको पता है कि प्रस्तावना में संशोधन ही एक बार हुआ है, तो किस संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन हुआ है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है ईस्वी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको ईस्वी भी पूछ देगा कि कितने ईस्वी में जो है इसमें ये शब्द जोड़ा गया था। तो कब, 1976 ईस्वी में। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यहाँ राज्य का मतलब देश है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्य व्यवस्था में राज्य का जो संबंध होता है हमेशा किससे होता है, देश से, न कि राज्य से। ठीक है, तो स्पष्ट घोषणा कहाँ किया गया है और किस भाग में किया गया है कि जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये किया गया है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में। और कब इनको पुख्ता बना दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़कर। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अर्थात देश ए, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। मैंने कल आपको चिक कर बताया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात देश का मतलब है कि वो किसी भी धर्म का जो है निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि सभी धर्म उनकी नज़र में समान है। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता है, अर्थात इसका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, और डी, भारत राज्यों का एक संघ है। और मैंने कल आपको बताया था कि गणतंत्र का मतलब होता है वैसा देश जहां का जो है जो सरकार का प्रमुख होता है वो वंशानुगत तरीके से चुनकर नहीं आता है, अर्थात उनका पद वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसका डिटेल में अध्ययन मैंने वहाँ कराया है आप लोगों को प्रस्तावना वाले चैप्टर में। तो आप लोग जो कल का वीडियो है प्रस्तावना का डिटेल वीडियो, उसे आप जाकर जरूर देखें। इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं इस वीडियो को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में वंशानुगत जो है प्रमुख नहीं
होते हैं। ठीक है, आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ए पंथनिरपेक्ष, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद और डी गणतंत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही इस तरह के प्रावधान आपको देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि भारत में जो है 18 वर्ष और उससे ऊपर के जितने व्यक्ति हैं सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त है, अर्थात वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। और ये उम्र सीमा जो है एग्जाम में बहुत पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने के जो अधिकार है उनके लिए जो उम्र 21 वर्ष था उनको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? कल मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि कितने प्रकार की न्याय की वर्णन की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व। तो आप लोगों को पता है एक ही बार इनका जो है जिक्र प्रस्तावना में हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने हैं? 5। ठीक है, इसके बाद में समानता कितने हैं? तो 2। किस किस की? पद की और प्रतिष्ठा की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और समानता 2 और भ्रातृत्व 1, अर्थात यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। आपको यही उत्तर मिल गया। अभी मैंने बताया आपको कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो कल जब मैं आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो यहाँ पे जो है वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैंने जो है ये चीज़ आप लोगों को नहीं बता पाया था। तो ये जो है आपको आप संविधान संशोधनीय है या नहीं है, तो इनसे संबंधित 2 बात बहुत ही फेमस है भारत के संवैधानिक इतिहास में। पहला जो है वो बेरूबाड़ी मामला 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलकर जो है एक और वाद आया जिसे हम बोलते हैं केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी। ठीक है, 1973 ईस्वी में जो है केशवानंद भारती का वाद आया, जिसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ये आपका बेरूबाड़ी वाद वाला जो विचार है उनको पलटते हुए कहा कि नहीं, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु संसद जो है उसमें संशोधन तो कर सकता है प्रस्तावना में, किंतु जो मूल ढांचे जो है संविधान का होगा उनमें ये संशोधन नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में वो बदलाव संसद नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे क्या है, संविधान की जो लोकप्रियता है वो खतरे में पड़ सकती है। और ये मूल ढांचा है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या संविधान का? तो उसने कहा कि इसका जो है कोई निश्चित परिभाषा उसके द्वारा नहीं बताया गया और कहा गया कि समय समय पर जो है हम इनकी परिभाषा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और समय समय पर बहुत सारी चीज़ों को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। तो ये 2 मामला था, याद रखिएगा। पहला बेरूबाड़ी 1960, जिसमें कहा कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता। आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती बाद आया। 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया, जिसमें उसने अपने उस बेरूबाड़ी वाले जो निर्णय थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए कहा कि नहीं, ये भाग है संविधान का, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये बहुत पूछता है कि किस बाद में आया। तो अभी मैंने बताया आपको
केशवानंद भारती वाद 1973, जो कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को सामने आया था। तो याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी में। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? जो पहला ऑप्शन है इसका ये है, सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। 2 एकेश्वरवाद। 3 बहुदेववाद। और 4 सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अर्थ है सेकुलर का, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता से है, क्योंकि भारत में जो है किसी भी विशेष धर्म को ज़्यादा तवज्जो और किसी विशेष धर्म को कम तवज्जो देने की परंपरा नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को जो है समान रूप से माना जाता है और भारत के सरकार का या भारत देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 है, जो कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? 1 भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी जो है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी भारत का संविधान भारत की जनता के समाधि पर आधारित है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है, और यही इसका उत्तर होगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो कल मैंने आपको बताया था कि समाजवाद का मतलब है न्याय से, और कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, क्योंकि इसका नाम ही है समाजवाद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 या सी आप कह सकते हैं, सामाजिक न्याय। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन 1 फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन 2 अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन 3 बोल्शेविक अर्थात रूसी क्रांति, ऑप्शन 4 चीनी क्रांति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीनी क्रांति का कोई प्रभाव भारतीय संविधान पर नहीं दिखता है। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, मैंने कल आपको बताया था कि सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछता है और ये सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न ही है। ऑप्शन ए प्रभु कह रहा है कि 20वां प्रश्न, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन 2 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। ऑप्शन 3 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन 4 प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आपको देखते ही उत्तर का पता लग जाना चाहिए अगर आप लोगों ने कल का हमारा प्रस्तावना वाला डिटेल वीडियो देखा होगा तो। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है वो जोड़ा कब गया था? 1976 ईस्वी में। और हमारा संविधान जो मूल था वो बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अर्थात ऑब्वियस सी बात है कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 2, 3, 4 ऐसे ही छट जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि संविधान में जो है ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 2 में, भाग 3 में। आपको पता होना चाहिए कि भाग 1 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र का जो है बात करता है। इसके बाद भाग 2 में जो है नागरिकता की बात है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 2 प्रस्तावना। तो ऑब्वियसली सी बात है भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारत के संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, और मैंने आपको कल ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलें जो डिटेल में मैंने वहाँ पढ़ाया है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? नहीं को यहाँ
कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार नहीं को छोड़ देता है लोग और ये पढ़ लेता है कि किन शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया, मैंने आपको बताया था कल कि 3 ही शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। तो विशेष बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अर्थात 3 गुट निरपेक्ष, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 1 संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी या 3 आप बोल सकते हैं लोकतांत्रिक राजतंत्र, और डी या चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो भारत जो है कैसे गणतंत्र को अपनाया है, या भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो कल मैंने आपको बताया था किसको अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। यहाँ पे जो है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो यहाँ पे राजतंत्र की जगह जितने भी राजतंत्र यहाँ है, 2 ऑप्शन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में यहाँ होना चाहिए लोकतंत्र। ये बाय मिस्टेक यहाँ राजतंत्र छप गया है, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र होगा, और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन 4 जो है इनका सही है, क्योंकि तीनों बात जो है उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में सही है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है। यहाँ फिर से कह रहा हूँ मैं कि ये जो है यहाँ बाय मिस्टेक छप गया है राजतंत्र, ये राजतंत्र नहीं इसको मानिएगा आप लोग, इसको मानिएगा लोकतंत्र, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। अर्थात जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की बात करता है उनकी पूर्ति होता हुआ जो है कहाँ दिखता है संविधान की किस भाग में? तो आपको ये उत्तर इसमें से ढूंढ के देना है। ऑप्शन 1 कहता है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन 2 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन 3 कहता है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी अर्थात 4 कहता है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अर्थात जो प्रस्तावना में कही गई आदर्श है, उद्देश्य है, उनका जो है पूर्ति आप देखेंगे होता हुआ कहाँ दिखता है? संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, तीनों में ये बात जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? 1 संविधान का स्रोत, 2 शासन के ध्येयों का विवरण, 3 संविधान को लागू करने की तिथि, 4 संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। और आपको बहुत ध्यान से इसका उत्तर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होकर गलत उत्तर लगा देते हैं। और इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि संविधान को लागू करने की तिथि का प्रस्तावना में कहीं जिक्र नहीं है। तो आप कहिएगा कि वहाँ तो जिक्र है 26 नवंबर 1949, तो ये लागू करने की तिथि का जिक्र नहीं है, ये अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करने की तिथि का जिक्र है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ये रिपीट हो गया है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को आप लोगों को अभी बताया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया, ठीक है, अर्थात ऑप्शन 3, ठीक है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? संविधान सभा, भारत की संसद, प्रथम निर्वाचित सरकार या भारत की जनता? मैंने आपको बताया था कल लास्ट में जब हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना में कही गई वर्ड का, तो 3 शब्द जो था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, उसे
मैं इसका जब व्याख्या कर रहा था तो बताया था आपको कि भारत का जो संविधान है किसके द्वारा जो है स्वीकृत किया गया है, तो भारत के जनता के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात 4 यहाँ सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये भारतीय संसद में निहित है, या भारतीय के राष्ट्रपति में निहित है, या प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? तो भारत का जो प्रस्तावना शुरू होता है किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग से, अर्थात इसकी संप्रभुता किस में निहित होगी? भारत के जनता में। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया जो है 26 नवंबर 1949 को, जिसका जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो जिस दिन अंगीकृत किया गया उसी दिन पूर्ण रूप से तैयार भी हुआ था। और ये कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू पूर्ण रूप से कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इससे ध्यान रखिएगा, बहुत सारा लोग इसमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? देखिए प्रश्न आ भी गया। और ये जितने प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आपको पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें आपको मिल जाएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और 26 जनवरी का तिथि क्यों चुना गया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, उसे आपको कमेंट में बताना है कि आखिर 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया। 25 जनवरी को भी तो किया जा सकता था, 24 जनवरी को भी तो किया जा सकता था। इसका जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है कि इसका क्या कारण था, और इसे ज़रूर दें। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र या गणतंत्र गणराज्य के रूप में बनकर सामने आया? तो ये कब आया? जब हमारा संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से। और ये कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 यहाँ पे सही। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 34वां है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मैंने आपको पहले भी बताया है कितना बार? 1 बार। कब? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कितने शब्द उसमें जोड़े गए थे? तो 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आप बोल सकते हैं। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा रेगुलर ये क्लास करते रहे तो मैं आपको संविधान का जो है वो मास्टर बना दूंगा। इट्स माई प्रोमिस टू यू। बट आप लोगों को मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना होगा, और हमारी जो है और इस चैनल को जो है आपको जो है अपना मानना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, और इसे जो है सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना होगा, ताकि आप लोगों को इन सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता? अर्थात किस न्याय की बात या किस बात का जिक्र जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये है सामाजिक न्याय एकदम है, राजनीतिक न्याय एकदम है, विचार की स्वतंत्रता एकदम है, लेकिन पूजा की समानता का जिक्र आपको संविधान की प्रस्तावना में जब आपने कल पढ़ा था मेरे साथ तो वहाँ पे कहीं नहीं मिला होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, पूजा की समानता। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36वां। भारतीय संविधान की किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? और ये किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार में, या संविधान की प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में? और आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में किस में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। तो ऑब्वियसली सी बात है, स्पष्ट रूप से घोषणा कौन करेगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात देश है? तो संविधान की प्रस्तावना करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आज के सेशन का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतिम प्रश्न हो जाएगा आपका, एक मिनट दीजिएगा। अंतिम प्रश्न जो है ये है आपका, यहाँ पे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है भारतीय जो
प्रस्तावना है या भारतीय जो संविधान है उसमें प्रजातंत्र शब्द, ठीक है। प्रजातंत्र शब्द का ही मतलब है वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्राप्त कराना। व्यस्त यहाँ गलत टाइपिंग है, इसे वयस्क मानिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि इंसान है तो एरर तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी एरर हमें दिखे हम एट अ टाइम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था, जो कि 37वां प्रश्न था। और आज हम लोगों ने कुल 37 प्रश्नों का अध्ययन किया है इस सेशन के तहत और उसका उत्तर जाना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खुद का एनालाइज करने में बहुत मदद मिला होगा और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को इसी तरीके से जो है महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराता रहूं। और आप लोगों का जो सपना है एक जो सुसभ्य और एक अच्छा जॉब पाने की, सुसभ्य जीवन जीने की, उसमें मैं आप लोगों का जहां तक हो सकता है मदद कर सकूं और भागीदार बन सकूं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इस कोविड-19 महामारी के दौर में आप लोग कुशल होंगे और अच्छे से अपने इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। और जब तक कि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होता हूं, तब तक मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे से रहिए।